Good morning to all of you. Today we are going to start third topic, which is comparative and common size statements of a company. नाम ही comparative statements analysis होना है यहाँ पर means कोई एक कंपनी अपने ही रिकॉर्ड्स का कंपैरिजन अपने प्रीवियस रिकॉर्ड्स के साथ कर रही है या सिमिलर टाइप ऑफ कंपनी के रिकॉर्ड्स के साथ वो कंपैरिजन कर रही। कंपैरिजन हम क्यों करते हैं? ताकि इम्प्रूवमेंट कर सकें। प्रीवियस ईयर के डेटा और करंट ईयर के डेटा में क्या चेंजेस हुए और वो चेंजेस पॉजिटिव है या नेगेटिव है, ये कंपैरिजन हर एक कंपनी करती रहती है। इसीलिए उसके बैलेंस शीट के फॉर्मेट में भी प्रीवियस और करंट ईयर डेटा पैरेलल चलते रहते हैं ताकि वो पता चलता रहे कि एसेट्स कम हुई, ज्यादा हुई, लायबिलिटीज इंक्रीज हुई, डिक्रीज हुई। वो कंपैरिजन हमको एट ए टाइम पता चलता रहता है, क्योंकि ये कंपैरिजन बहुत जरूरी है। एनालिसिस का जो ये पूरा टॉपिक है, इसमें कंपनी के ही फाइनेंशियल स्टेटमेंट को एनालाइज कर रहे हैं ताकि फ्यूचर में उनसे रिगार्डिंग जो प्लानिंग है वो स्पेसिफिक हो पाए। तो यहाँ पर कंपैरेटिव स्टेटमेंट एनालिसिस का ये जो टॉपिक है, इसमें आप किसी भी कंपनी के दो टाइप से कंपैरिजन होते हैं, या तो कंपैरेटिव स्टेटमेंट्स के थ्रू या कॉमन साइज स्टेटमेंट्स के थ्रू। तो कंपैरेटिव मोस्ट कॉमनली यूज्ड मेथड है जिसके थ्रू हम कंपैरिजन करते हैं। कंपनी का प्रीवियस ईयर के डेटा के साथ ही कंपैरिजन चलता है। और कैसे कंपैरिजन किया जाता है, इसका एक प्रॉपर फॉर्मेट है। फॉर्मेट आपको बैलेंस शीट का फॉर्मेट, कंपैरेटिव बैलेंस शीट का फॉर्मेट दिया होगा पेज नंबर 3.5 पर देखिए, 36 पर। पेज नंबर न्यू और ओल्ड बुक में चेंज हो सकता है। प्रॉपर इसका फॉर्मेट है, फॉर्मेट ऑफ कंपैरेटिव बैलेंस शीट। उस फॉर्मेट को ही हमें फॉलो करना है स्ट्रिक्टली, क्योंकि हम यहाँ पर जो कंपैरिजन कर रहे हैं वो भी कंपनी एक्ट के अकॉर्डिंग ही हो रहा है। कंपैरेटिव बैलेंस शीट जो बन रही है वो अकॉर्डिंगली ही फॉर्मेट को फॉलो करते हुए आपको प्रॉपर वे में प्रिपेयर करनी है। तो अगर हम इसकी बात करते हैं तो इसमें सबसे पहले है फॉर्मेट पूरा वही बैलेंस शीट वाला, लेकिन दो कॉलम्स आपके इंक्रीज हो जाते हैं। पहला है पर्टिकुलर्स, पूरी बैलेंस शीट इसमें आ जाएगी। लायबिलिटी, देन एसेट्स, लायबिलिटीज के जितने भी हेड सब हेड हैं वो सब यहाँ पर इंक्लूड किए जाएंगे। उसके बाद एसेट्स के सारे हेड्स और सब हेड्स को हम इंक्लूड करेंगे। इसके बाद नोट्स टू अकाउंट का, नोट नंबर का, जो नोट्स टू अकाउंट के लिए जो हमने कॉलम बनाते हैं बैलेंस शीट में, वो कॉलम यहाँ एज इट इज आ जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट जो है प्रीवियस ईयर का डेटा। अब यहाँ ध्यान रखिएगा, जब हम नॉर्मल बैलेंस शीट प्रिपेयर करते हैं तो उसमें पहले करंट ईयर का डेटा होता है, ठीक है, और फिर कौन सा डेटा होता है? प्रीवियस ईयर का। जब मैंने बैलेंस शीट का फॉर्मेट आपको बताया था तो याद होगा कि उस फॉर्मेट में जो डेटा होता है उसके अकॉर्डिंग पर्टिकुलर नोट नंबर, नेक्स्ट जो कॉलम होता है, उसके बाद फिगर्स ऑफ previous year and figures of current year and after that figures of previous year। इस तरीके से अमाउंट के कॉलम होते हैं। लेकिन जब हम कंपैरेटिव बनाएंगे उस टाइम ये कॉलम चेंज हो जाएंगे। पहले प्रीवियस ईयर का डेटा आएगा, देन कौन सा आएगा? करंट ईयर का डेटा। ये जरूर ध्यान रखना, क्योंकि फॉर्मेट कंपैरेटिव में स्ट्रिक्टली फॉलो किया जाता है। 4 मार्कर क्वेश्चन आपको श्योरिटी के साथ इससे एग्जाम में देखेंगे मिलेगा, और बहुत इजी कैलकुलेटिव है ये टॉपिक। पूरा टॉपिक जो है कैलकुलेशन से रिलेटेड है, तो बहुत हार्ड नहीं है। कैलकुलेशन पार्ट जिन स्टूडेंट्स का बहुत स्ट्रॉन्ग है वो इजीली इस क्वेश्चन को करते हैं। करना क्या है, प्रीवियस ईयर का डेटा पहले लिखना है, जो भी फॉर्मेट है उसी के अकॉर्डिंग आपको लिखना है, जो बैलेंस शीट का फॉर्मेट है। आपको प्रॉपर क्वेश्चन में बैलेंस शीट गिवन होगी, आपको सेम एज उसको यहाँ पर इस फॉर्मेट कंपैरेटिव स्टेटमेंट के फॉर्मेट में उसको लेकर आना है। और फिर पहले प्रीवियस ईयर के डेटा को आप लिखेंगे, देन करंट ईयर का डेटा। उसके बाद जो नेक्स्ट कॉलम होगा वो होगा एब्सोल्यूट चेंज का। एब्सोल्यूट चेंज में हमें क्या करना है?
करंट ईयर के डेटा का कंपैरिजन प्रीवियस ईयर से करना है और उस करंट ईयर के डेटा से प्रीवियस ईयर के जो या करंट ईयर के अमाउंट में से प्रीवियस ईयर के अमाउंट को माइनस करना। तो हमें निकल के आएगा, जो निकल के आएगा वो होगा एब्सोल्यूट चेंज। यानी मान लीजिए शेयर कैपिटल प्रीवियस ईयर में 5 लाख की थी और करंट ईयर में 6 लाख की होगी, तो एब्सोल्यूट चेंज कितना निकल के आएगा? 1 लाख। लेकिन अगर उल्टा हो जाए, प्रीवियस ईयर में 6 लाख की हो और करंट ईयर में 5 लाख की हो, हालांकि शेयर कैपिटल के साथ ऐसा नहीं होगा, ये सिर्फ एक एग्जांपल है, मैं सिर्फ आपको बता रही हूँ, क्योंकि शेयर्स रिडीमेबल नहीं होते लाइफ टाइम में, तो वो कम नहीं होते, हमेशा बढ़ते ही है। लेकिन फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए उल्टा हो जाए, यानी प्रीवियस ईयर का डेट के अमाउंट ज्यादा हो और करंट ईयर के अमाउंट कम हो, तो आपका जो एब्सोल्यूट चेंज आएगा वो नेगेटिव आएगा। नेगेटिव मीन्स ऑब्वियसली बात है वो माइनस तो होगा, क्योंकि हमें माइनस करंट ईयर के डेटा में से ही प्रीवियस ईयर को करना है, प्रीवियस में से करंट को लेस नहीं करना। तो जैसे ही वो माइनस में आएगा आप उसको बोलेंगे नेगेटिव चेंज है वो, और नेगेटिव है दैट मीन्स वो ब्रैकेट में शो किया जाएगा। माइनस का कोई साइन नहीं आपको शो करना है, सिर्फ उसे ब्रैकेट में शो करना। ब्रैकेट बता देगा कि ये नेगेटिव चेंज हुआ है। एब्सोल्यूट चेंज के बाद फिर जो नेक्स्ट कॉलम होगा वो होगा परसेंटेज चेंज का। परसेंटेज चेंज कैसे फाइंड आउट करेंगे? उसका फॉर्मूला है एब्सोल्यूट चेंज डिवाइडेड बाय प्रीवियस ईयर अमाउंट इनटू 100। इसका ये फॉर्मूला है, ये लिख भी लेंगे आप लोग और लर्न कर लेंगे, बहुत इजी है। हर एक आइटम के साथ इसी फॉर्मूले को अप्लाई करेंगे। क्या फॉर्मूला है? एब्सोल्यूट चेंज अपॉन प्रीवियस ईयर फिगर्स और अमाउंट, कुछ भी बोल सकते हैं, इनटू 100। यानी अगर मान लीजिए 1 लाख का एब्सोल्यूट पॉजिटिव चेंज आया है, अपॉन में प्रीवियस ईयर का अमाउंट 5 लाख है, तो उसको लेंगे और इनटू में क्या लेंगे? 100। ये इसका फॉर्मूला। तो परसेंटेज चेंज भी आपको साथ के साथ पता चलेगा, यानी ये ड्यूरिंग द ईयर इन आइटम्स में कितना एब्सोल्यूट चेंज आया और कितना परसेंटेज चेंज आया, ये भी हमें पता चलता है। और यही हम कंपैरिजन कर रहे हैं कि हर एक बैलेंस शीट के इंडिविजुअल आइटम का कंपैरिजन अगर हम प्रीवियस ईयर के साथ करते हैं, तो उस कंपैरिजन को करने पर क्या एब्सोल्यूट चेंज है और क्या परसेंटेज चेंज है, ये हम किसके थ्रू पता लगाते हैं? कंपैरेटिव स्टेटमेंट के थ्रू, स्टेटमेंट एनालिसिस के थ्रू। यहाँ अगर आप बैलेंस शीट का कर रहे हैं तो सबसे पहले बैलेंस शीट वाला फॉर्मेट मैंने आपको बोल दिया, पेज नंबर 3.6 पर देखें। फॉर्मेट में सबसे पहले पर्टिकुलर, यहाँ पर फॉर्मेट बना भी देती हूँ। कितना दिखता है आप वो देख लीजिएगा, अदरवाइज बुक में फॉर्मेट गिवन है। पहला जो कॉलम है आपका वो किस चीज के लिए है? पर्टिकुलर्स के लिए, काफी बड़ा बनेगा आपका। उसके बाद नोट नंबर, क्योंकि हमें यहाँ नंबर ही मेंशन करना होता है तो वही आ जाता है। इसका कोई डिस्क्रिप्शन देना हो तो वो उसके लिए होता है नोट नंबर। उसके बाद नेक्स्ट जो है वो है प्रीवियस ईयर अमाउंट, प्रीवियस ईयर। नेक्स्ट अमाउंट का ही कॉलम है, बट वो कौन से अमाउंट है? अमाउंट करंट ईयर। उसके बाद एब्सोल्यूट चेंज, और नेक्स्ट है परसेंटेज चेंज। ये आपके कॉलम, ठीक है। अब जैसे हम यहाँ चाहे अमाउंट्स वाले कॉलम में प्रीवियस ईयर ही लिख दें, मान लीजिए अगर आप 2019
20 का कंपैरिजन 18-19 के साथ कर रहे हैं, तो 18-19 यहाँ ईयर का नाम डाल दिया, 19-20 मेंशन कर दिया, तो हम इंटरनल चेंजेस अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं। इस तरीके से आपको अब करना कुछ नहीं है, आपने बैलेंस शीट आपको गिवन होगी, बैलेंस शीट के आइटम्स का सिर्फ कंपैरिजन आपको करना, और कंपैरिजन कैसे करना है यहाँ से दिख ना रहा हो आप लोगों को एग्जैक्टली, वो आप बुक में अपनी देखे हैं उस फॉर्मेट को। और कंपैरिजन करना कैसे है, प्रीवियस ईयर के आइटम्स को करंट ईयर के आइटम से डिडक्ट करना है, तो एब्सोल्यूट चेंज आएगा, और फिर उसी को परसेंटेज चेंज में हम कैसे कन्वर्ट करेंगे, एब्सोल्यूट चेंज अपॉन प्रीवियस ईयर्स अमाउंट और फिगर्स इनटू 100, ये फॉर्मूला यूज करें। पहले ही क्वेश्चन देख लेते हैं जिससे हमें ये क्लियर हो जाए कि करना कैसे हमें ये। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, इजीएस्ट टॉपिक माना जाता है इस चैप्टर को, इस पूरी बुक का, बल्कि ये पूरी अकाउंटेंसी का भी मैं कहूँ तो कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं है, बस हमें फॉर्मेट फॉलो करना आना चाहिए। फॉर्मेट में माइन्यूट गलतियां करते हैं बच्चे लापरवाही से, करंट को करंट की जगह पे ही रखते हैं, प्रीवियस को प्रीवियस, तो वो गलत हो जाता है। अब जैसे आपको क्वेश्चन जब मिलेगा तो देखिए पहले करंट ईयर का डेटा गिवन होगा और फिर प्रीवियस ईयर, हमें कंपैरेटिव में उसका प्लेस चेंज करना है, बस ये ध्यान रखना। क्वेश्चन नंबर 1 अगर आप देखें पेज नंबर 3.30 और क्वेश्चन नंबर 1, तो देखिए सबसे पहले इक्विटीज एंड लाइबिलिटीज, फर्स्ट मेजर हेड में इक्विटीज एंड लाइबिलिटीज एज इट इज, हमें बैलेंस शीट के साथ कुछ नहीं करना, जैसी है जो गिवन है, जो फिगर्स आपको दिए हैं बस आपको वो ही यहाँ एज इट इज नोट डाउन कर देना। इक्विटीज एंड लाइबिलिटीज, मेन हेड शेयर होल्डर्स फंड, शेयर होल्डर्स फंड, और इसका सब हेड है शेयर कैपिटल। ठीक, अब शेयर कैपिटल में अमाउंट गिवन है, शेयर कैपिटल में अमाउंट कितना दिया हुआ है, 2019 में 3,50,000, सॉरी, और 2018 में 3 लाख। आपको क्वेश्चन में करंट ईयर पहले दिया है और प्रीवियस ईयर बाद में दिया हुआ है, आपको यहाँ कंपैरेटिव में क्या करना है, उसको रिवर्स कर देना, पहले प्रीवियस ईयर का डेटा लेना है देन करंट ईयर का, क्योंकि हमारा इसी तरीके का फॉर्मेट है। तो प्रीवियस ईयर का डेटा क्या है, 3 लाख, यानी हमारे पास लास्ट ईयर 3 लाख की शेयर कैपिटल थी, करंट ईयर में हमारे पास 3,50,000, इसका इंडिकेशन क्या हुआ, हमने 50,000 की कैपिटल को और इश्यू किया होगा, तो वो इंक्रीज हो गई। अब हम इसमें क्या करेंगे, परसेंट एब्सोल्यूट चेंज निकालेंगे, तो एब्सोल्यूट चेंज के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, करंट ईयर के डेटा में से प्रीवियस ईयर के डेटा को डिडक्ट करना यही है, तभी पॉजिटिव नेगेटिव इफेक्ट आएगा। तो यहाँ अभी कौन सा आ रहा है, पॉजिटिव, 50,000 एब्सोल्यूट चेंज होगा, 50,000 जो एब्सोल्यूट चेंज है उसे परसेंटेज चेंज में कन्वर्ट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, फॉर्मूला लगाना होगा। कौन सा फॉर्मूला, एब्सोल्यूट चेंज, मैं यहाँ लिख रही हूँ परसेंटेज वाले कॉलम में ही, एब्सोल्यूट चेंज अपॉन प्रीवियस ईयर अमाउंट इनटू 100। तो इस फॉर्मूले को अगर हम यहाँ अप्लाई करें तो कितना आएगा, 50,000 डिवाइडेड बाय 3 लाख, क्योंकि प्रीवियस ईयर के फिगर्स में शेयर कैपिटल अमाउंट कितना शो किया गया है, 3 लाख। ये आपको दिख ना रहा हो तो यहाँ से दिखाएंगे, ये जो मैं दिखा रही हूँ
में देखिए ये फॉर्मूला हम परसेंटेज चेंज में मैंने ऊपर ही लिख दिया है, आप चाहो तो इसे वर्किंग नोट में शो कर सकते हैं, इनटू 100 और इसे हम परसेंटेज में कन्वर्ट कर लेंगे। कितना आएगा? 16.67 16.666 आ रहा होगा, उससे 2 पॉइंट तक जरूर। यस मैम। पॉइंट के बाद 2 डिजिट तक आप सेकेंड डिजिट में उसको राउंड ऑफ कर दें, यानी अगर उसके बाद भी 666 है तो 6 को 7 में कन्वर्ट कर लेंगे, अगर 333 है तो 33 ही छोड़ देंगे। ये सब आपको सभी को पता है कि किस तरीके से हम राउंड ऑफ करते हैं। ठीक है, अब ऐसे ही नेक्स्ट आइटम के साथ कर लेंगे, मतलब बैलेंस शीट एज इट इज, आपको कुछ नहीं करना, जैसे बैलेंस शीट गिवन है बस आपको एब्सोल्यूट चेंज, परसेंटेज चेंज शो करना। नेक्स्ट क्या है आपका? नॉन करेंट लायबिलिटी। सेकंड जो मेन हेड है वो है नॉन करेंट लायबिलिटीज, और इन नॉन करेंट लायबिलिटीज में जो लायबिलिटी सब हेड में है वो है लॉन्ग टर्म बोरोइंग। अब इनका अमाउंट आपको गिवन है। लॉन्ग टर्म बोरोइंग प्रीवियस ईयर में थी 2 लाख थी और करंट ईयर में हो गई 1 लाख, लेकिन इस बार हमारा जो चेंज आएगा वो कैसा आएगा? नेगेटिव। क्यों? क्योंकि हमें करंट ईयर के डेटा में से प्रीवियस ईयर को डिडक्ट करना है, तो करंट ईयर 1 लाख में से 2 लाख माइनस करेंगे तो माइनस का 1 लाख इट विल बी शोन इन द ब्रैकेट। इसको हम ब्रैकेट में दिखाएं। ब्रैकेट ये बता रहा है कि ये जो डेटा है वो किस में आया है? नेगेटिव बैलेंस में आया है, यानी माइनस में आया है और ये नेगेटिव है। इसका परसेंटेज भी नेगेटिव ही रहेगा। ठीक है, परसेंटेज नेगेटिव कितना आएगा? 1 लाख डिवाइडेड बाय, अब तो आप डायरेक्ट भी लिख सकते हो, ये सब वर्किंग नोट में शो कर देंगे कैलकुलेशन, और यहाँ डायरेक्ट परसेंटेज शो कर सकते हैं परसेंटेज चेंज में। तो 1 लाख डिवाइडेड बाय 2 लाख इंटू 50%, तो 50% माइनस का आएगा। माइनस का कितना आएगा? 50%। ये ध्यान रखिएगा, अगर आपका नेगेटिव है कोई भी आइटम तो उसका परसेंटेज भी कैसा रहेगा? नेगेटिव ही रहेगा। ठीक है, अगला क्या है? अगला है करंट लायबिलिटी, जिसमें कि ट्रेड पेबल्स गिवन है। करंट लायबिलिटी और उसका सब हेड है ट्रेड पेबल्स। ट्रेड पेबल्स के अमाउंट आपको गिवन है, क्वेश्चन कितना गिवन है अमाउंट? ट्रेड पेबल्स का अमाउंट है आपका प्रीवियस ईयर में 1 लाख और करंट ईयर में 1,50,000। एब्सोल्यूट चेंज कितना है? 50,000 पॉजिटिव। और अगर हम परसेंटेज चेंज फाइंड आउट करें तो कितना होगा? परसेंटेज चेंज आपका होगा 50%। 50,000 डिवाइडेड बाय, वही फॉर्मूला सेम यूज करना है हर आइटम के साथ। 50,000 डिवाइडेड बाय 1 लाख इंटू 100, यानी एब्सोल्यूट चेंज अपॉन प्रीवियस ईयर फिगर्स इंटू 100। तो आपका ये पॉजिटिव 50% आएगा। यहाँ ब्रैकेट शो करने की जरूरत नहीं। ठीक है जी, ऐसे ही हम इनका टोटल करेंगे, एसेट्स के साथ भी आप इसको अप्लाई करेंगे और इसी तरीके से आप टोटल करेंगे। टोटल कितना आएगा? टोटल जो भी है आपको बैलेंस शीट में गिवन होगा, तो आपको दोबारा करने की जरूरत नहीं है। टोटल क्या है? टोटल दिया है, बस हाँ उनके कंपैरिजन साथ साथ करते रहे। तो 6 लाख तो आपका प्रीवियस ईयर का डेटा हो गया और करंट ईयर का कितना हो गया? ये भी कितना हो गया? 6 लाख। 6 लाख ही हो गया। अब क्या करना है आपने? 6 हो गए दोनों ही। एब्सोल्यूट चेंज 0,
और परसेंटेज चेंज भी क्या हो जाएगा 0, क्योंकि एब्सोल्यूट चेंज 6 माइनस 6 करेंगे कुछ नहीं होगा, यहाँ भी कुछ नहीं होगा। तो इस तरीके से हमें कंपैरिजन करने हैं। अब आप एसेट्स की तरफ आ जाए। अब मेरे पास तो यहाँ पर ब्लैक बोर्ड में जगह है नहीं, अब आप आएंगे किसकी तरफ, एसेट्स की तरफ। तो आगे इसको कंटिन्यू रखेंगे इसी तरीके से, एसेट्स का भी कर देंगे, करते जाइए आप लोग अपने कॉपी पर। अगर सॉल्व कर रहे हैं तो फिक्स्ड एसेट्स का अमाउंट हमें कितना दिया हुआ है 4 लाख और 3 लाख। प्रीवियस ईयर में 3 लाख, करंट ईयर में 4 लाख। एब्सोल्यूट चेंज कितना होगा, पहले हम 3 लाख लिखेंगे, फिर 4 लाख, देन एब्सोल्यूट चेंज 1 लाख। 1 लाख डिवाइडेड बाय 3 लाख इंटू 100। तो वही सेम चीज आपको क्या करनी है, हर आइटम के साथ वही सेम फॉर्मूला अप्लाई करना, और उसके बाद उसका परसेंटेज अगर आप फाइंड आउट करेंगे करंट एसेट्स का तो वो आएगा 33.33%। ये पूरा कैलकुलेशन बेस्ड टॉपिक है, इसे आप बड़ा इजीली कर पाएंगे। जितने क्वेश्चन है सब में सेम चीज अप्लाई करनी है, क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के और क्वेश्चन नंबर 7 तक बैलेंस शीट का ही कंपैरेटिव स्टेटमेंट आपको तैयार करना है, और सेम एज यही चीज आपको वहां पर अप्लाई करनी है। आप लोग इन सारे क्वेश्चंस को सॉल्व कर लेंगे, और इन सभी क्वेश्चंस की प्रैक्टिस बहुत जरूरी है। मैं फिर बोल रही हूँ कि कैलकुलेशन क्या, बुक में तो आंसर्स तक गिवन है, आप कहोगे तो परसेंटेज बोलते जाओ, हम यहाँ लिखते जाएंगे, लेकिन मेन है कि हम कितनी जल्दी कितना फास्ट कैलकुलेशन वहां करेंगे। कई बार इतना इजी क्वेश्चन भी स्टूडेंट सिर्फ पॉइंट या मिस्टेक कर देते हैं परसेंटेज निकालने में, या फिर बहुत माइन्यूट से प्रीवियस ईयर का डेटा बोला जाता है कि फॉर्मेट में पहले लिखिए, बच्चे करंट ईयर का ही लिखते हैं, जबकि बोर्ड जहां इजी क्वेश्चन होता है वहां मार्किंग और फॉर्मेट को लेकर बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट होता है। मैं बार बार स्टूडेंट्स को बोलती हूँ इस चीज को कि जहां पर टॉपिक बहुत इजी है, कोई भी टॉपिक जो बहुत इजी है, वहां पर बोर्ड स्ट्रिक्ट हो जाता है मार्किंग को लेकर, उसके फॉर्मेट्स को लेकर के, उनके वर्किंग नोट्स को लेकर के, क्योंकि उनको तो नंबर कहीं ना कहीं कट करने हैं, ऐसे इजीली नंबर नहीं मिलते। तो जब बच्चे ये गलती करते हैं कि उन्होंने प्रीवियस ईयर की जगह करंट ईयर पहले लिख दिया, प्रीवियस बाद में, तो हाफ मार्क्स डायरेक्ट हो जाते हैं उसके। फिर वो देखा जाता है कि अब परसेंटेज भी ठीक निकाली कि नहीं, अगर वो गलत है तो फिर और कम होगा, यानी 4 नंबर में आपको मिला क्या, दे के 1.5 मार्क्स। तो वो चीज आपका एक इजी क्वेश्चन आपके हाथ से निकल जाता है, जबकि बहुत इजी पार्ट, इसको हम सबसे इजीएस्ट पार्ट की कंडीशन में मानते हैं कंपैरेटिव और कॉमन साइज बैलेंस शीट को, लेकिन वहां पर भी मिस्टेक बच्चे इसलिए करते हैं क्योंकि वो सोचते हैं अरे ये तो थोड़ा ऐसा पढ़ने की जरूरत है, इसमें तो कुछ ज्यादा है नहीं और ये तो हो ही जाएगा, और पता चलता है कि 4 मार्कर क्वेश्चन में उनको ले दे करके 50% नंबर 2 या 1.5 मिला, क्योंकि उन्होंने फॉर्मेट फॉलो नहीं किया या परसेंटेज का कैलकुलेशन ठीक से नहीं किया। तो जरूर ध्यान रखें कि जितने प्रैक्टिस क्वेश्चन करने हैं इनको अपने आप करके देखें, फॉर्मेट हमने ठीक से फॉलो किया या नहीं किया, और सारी चीजें ठीक से लिखी हैं या नहीं, वो सब चीज आपको ध्यान रखनी है। अगला जो फॉर्मेट है वो है पेज नंबर 3.15 पर होगा शायद, ये है फॉर्मेट आपका, सॉरी 3.12 पर 12 पर नई बुक है इस पे, तो इसमें देखिएगा 2019 एडिशन है। 3.12 पेज पर आपको फॉर्मेट ऑफ कंपैरेटिव स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, कंपनी के प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का फॉर्मेट गिवन है, कंपैरेटिव फॉर्मेट, इसे आप जरूर देख लें। इसमें भी आपको प्रीवियस और करंट ईयर का डेटा ही इसी सीक्वेंस में लेना है जैसे हमने बैलेंस शीट में लिया था, और फिर एब्सोल्यूट चेंज और परसेंटेज चेंज। फॉर्मेट पर हम इसलिए फोकस नहीं कर रहे कि जैसा आपको गिवन होगा क्वेश्चन में आप उसी के अकॉर्डिंग उन आइटम्स को शो करते जाएंगे उसी सीक्वेंस। मेनली होता है कि बैलेंस, जब किसी भी कंपनी के स्टेटमेंट ऑफ P&L बनते हैं वो भी वर्टिकल फॉर्म में ही बनना है, जैसे बैलेंस शीट वर्टिकल होती है ऐसे ही स्टेटमेंट ऑफ P&L, जिसको नॉर्मली हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के नाम से जानते हैं, ट्रेडिंग एंड P&L, सोल प्रोप्राइटरशिप और पार्टनरशिप में हमने उसी नाम से पढ़ा है,
लेकिन कंपनीज ने उसको नाम दिया स्टेटमेंट्स बन रहे हैं उनके यहाँ। तो स्टेटमेंट ऑफ P&L में सबसे पहले इनकम होती है। इनकम में पहली जो इनकम होती है वो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। अब यहाँ ध्यान रखना, ये वाला जो टॉपिक है इसको फर्स्ट चैप्टर के साथ डिस्कस करना था, कोई बात नहीं, यहाँ डिस्कस कर लेते हैं। क्या है रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस? क्या है रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस? है किसी भी बिजनेस में दो ही टाइप के वर्क होते हैं, या तो फिर वो सेल्स प्रोडक्ट को सेल करता है ट्रेड या मैन्युफैक्चर करके, या तो ट्रेडिंग करके या मैन्युफैक्चरिंग करके, मेन उसका मोटिव है किसी भी प्रोडक्ट को सेल कर, या अगर वो सर्विस स्टैंडर्ड बिजनेस है यानी सर्विसेज प्रोवाइड करता है तो वो सर्विसेज देकर के इनकम अर्न करता है। ये दो ही उसके मेन सोर्स ऑफ इनकम है, जिनको डायरेक्ट सोर्स ऑफ इनकम भी कहा जाता है। तो सेल्स किसी बिजनेस का मेन डायरेक्ट सोर्स ऑफ इनकम है। कंपनी बैलेंस शीट में सेल्स वर्ड हम कहीं यूज नहीं करते। हम वर्ड जो यूज करते हैं वो क्या होता है, वो वर्ड है रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस। सेल्स की जगह जो स्ट्रिक्टली टर्मिनोलॉजी यूज की जा रही है कंपनीज में, वो सेल्स को यूज नहीं कर रहे, वो यूज करते हैं वर्ड रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, यानी ये उनकी डायरेक्ट इनकम का मेन सोर्स है। अब रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन या तो प्रोडक्ट को सेल करके होगा या सर्विसेज को रेंडर्ड करके या सर्विसेज प्रोवाइड करके। तो ये है रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, इट इज द मेन सोर्स ऑफ डायरेक्ट इनकम। इसके अलावा भी बिजनेस को बहुत सारी इनडायरेक्ट इनकम होती है, जैसे रेंट रिसीव होना। आपने लास्ट ईयर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाया तो क्रेडिट साइड में बहुत सारी इनडायरेक्ट इनकम को शो किया, डिविडेंड रिसीव हो रहा है, रेंट रिसीव हो रहा है, बहुत सारे ऐसे आइटम है जो हमें एक बिजनेस में इन्वेस्टमेंट से या अदर बिजनेस में इन्वेस्टमेंट से या फिर अदर सोर्सेज से रिसीव होते हैं, तो वो इनडायरेक्ट इनकम के सोर्सेज हैं। तो पहले डायरेक्ट इनकम में हम लिख रहे हैं रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, फिर लिख रहे हैं अदर इनकम, यानी इस रेवेन्यू के अलावा और अदर सोर्सेज से जो भी इनकम बिजनेस को इनडायरेक्ट वे में होती है वो अदर सोर्सेज में आप शो करेंगे। और डायरेक्ट और इनडायरेक्ट दोनों इनकम को पहले टोटल कर देंगे। आप इस फॉर्मेट को देखते रहे, मैं यहीं से आपको एक्सप्लेन करती रहूंगी। तो दोनों का टोटल आ जाएगा, टोटल आने के बाद वो टोटल रेवेन्यू हो जाएगी, यानी आपने रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन से कितना अर्न किया और अदर इनकम कितनी हुई, ये सब मिलकर आपके टोटल रेवेन्यू हो। टोटल रेवेन्यू के बाद इन्होंने दोनों साइड उसको क्लोज कर दिया अंडरलाइन करके, यानी ये टोटल हमारी इनकम हो गई। अब हम एक्सपेंसेस पर जाते हैं। एक्सपेंसेस में कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम या कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, जिसको हमने लास्ट ईयर भी पढ़ा था, उसका फॉर्मूला भी है और प्रॉपर सबको याद हो तो ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। तो ये वही कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम है। यहाँ ट्रेडिंग अलग और P&L अलग नहीं, एक साथ बन रहा है, इसलिए यहाँ पर कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम पहले आ गया। उसके बाद परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड, ड्यूरिंग द ईयर का जो स्टॉक इन ट्रेड है वो अमाउंट यहाँ पर आपको क्लोजिंग स्टॉक के थ्रू यहाँ आ जाएगा। चेंज इन इन्वेंट्रीज ऑफ फिनिश्ड गुड्स, वर्क इन प्रोग्रेस इन स्टॉक इन ट्रेड। चेंज इन इन्वेंट्री का ये पार्ट वो है कि क्लोजिंग में से ओपनिंग माइनस करने के बाद जो भी चेंज रहा होगा इन्वेंट्री में, जो कि कभी कमी आइटम आता है, उसे यहाँ पर फॉर्मेट में दिखाया जाएगा। इसके बाद एम्प्लॉइज बेनिफिट एक्सपेंसेस, ये भी मैंने बताया ना, ये भी बड़ा शॉर्ट में बनता है इनका P&L अकाउंट हमारा। आपको याद होगा ट्रेडिंग जब हमने सोल प्रोप्राइटरशिप और पार्टनरशिप में बनाए तो बड़े सारे एक्सपेंसेस को खोल के दिखाते हैं, ये डायरेक्ट ये इनडायरेक्ट, डायरेक्ट सारे ट्रेडिंग में, इनडायरेक्ट सारे P&L में, लेकिन यहाँ पर इसे बड़ा शॉर्ट वे में बनाया जा रहा है। और उसके बाद इसमें भी नोट नंबर का क्या होता है, कॉलम होता है। नोट नंबर में सारा का सारा एक्सप्लेनेशन कहाँ किया जाता है, नोट्स टू अकाउंट। नोट्स टू अकाउंट में आप बताएंगे कि कितनी इन्वेंट्री कैसे आई, कहाँ से आई, कौन कौन सी वर्क इन प्रोग्रेस की कितनी है, फिनिश्ड गुड्स की कितनी है, वो सारे आपको फॉर्मेट में ओपन करके कहाँ नोट्स में शो करने होते हैं। यहाँ पर हम शॉर्टेस्ट वे में बता रहे हैं कि एम्प्लॉइज के बेनिफिट एक्सपेंसेस, यानी एम्प्लॉइज के लिए आप कितना खर्च कर रहे हैं,
जैसे कि उनके प्रोविडेंट फंड या फिर उनको जितने भी एक्सपेंसेस आप दे रहे हैं उन पर जितना खर्च कर रहे हैं वो एक शॉर्ट में, अब इसका एक्सप्लेनेशन आप नोट्स में करें। फाइनेंस कॉस्ट में आपके जो आइटम आएगा वो होता है इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर्स। फाइनेंस कॉस्ट का पार्ट क्या है? इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर, यानी आपने लोन लेने के लिए जो वो दिए हैं इंटरेस्ट, वो सब फाइनेंस कॉस्ट का पार्ट रहेंगे। बैंक लोन पर इंटरेस्ट दे रहे हैं वो भी फाइनेंस कॉस्ट में ही रहेगा। इसके बाद डेप्रिसिएशन एंड एमोर्टाइजेशन एक्सपेंसेस, जितनी फिक्स्ड एसेट, टेंजिबल एसेट्स पर आप डेप्रिसिएशन चार्ज कर रहे हैं वो यहाँ आएगा। और एमोर्टाइजेशन किसका होता है? इंटेंजिबल एसेट्स का, यानी उनकी वैल्यू को भी धीरे धीरे करके हम राइट ऑफ करते हैं तो वो सब यहाँ आ जाते हैं। ये तो मैं आपको एक एक आइटम की नॉलेज दे रही हूँ, अदरवाइज तो आपको कंपैरेटिव में पूरा मिलेगा, आपको सिर्फ उनका परसेंटेज और एब्सोल्यूट चेंज इसी वे में निकालना है। एक क्वेश्चन भी मैं बता दूंगी इसका, लेकिन फिलहाल इतना समझ लें। और अदर एक्सपेंसेस, इन मेन एक्सपेंसेस के अलावा जो एक्सपेंसेस हैं वो अदर्स में आ जाएंगे, यानी वो जो एक्सपेंसेस इनमें से किसी में नहीं होंगे वो अदर्स में आ जाएंगे। और फिर इन सारे एक्सपेंसेस का हम टोटल करेंगे, तो फिर नेक्स्ट जो कॉलम होगा वो कौन सा होगा? टोटल एक्सपेंसेस का। नेक्स्ट स्टेप क्या होता है? टोटल इनकम में से टोटल एक्सपेंसेस को माइनस कर देते हैं। तो जो इनकम निकल के आती है वो होता है प्रॉफिट बिफोर। प्रॉफिट मीन्स क्या होता है? टोटल इन रेवेन्यू माइनस टोटल एक्सपेंसेस। तो आपने टोटल रेवेन्यू में से टोटल एक्सपेंसेस को माइनस किया तो कौन सा प्रॉफिट आएगा? प्रॉफिट बिफोर टैक्स। ये वो प्रॉफिट है जिस पर अभी हमने टैक्स डिडक्ट नहीं किया। और प्रॉफिट बिफोर टैक्स में से जब हम ड्यूरिंग द ईयर का इनकम टैक्स डिडक्ट कर देते हैं तो जो एक्चुअल प्रॉफिट आता है, वो जो प्रॉफिट आता है उसे बोलते हैं प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। यानी आपको इसी तरीके से फॉर्मेटिव स्टेटमेंट ऑफ P&L किसी भी कंपनी के बनाने होते हैं। अब जब हम इनका कंपैरिजन करते हैं प्रीवियस ईयर के लिए साथ, तो पहले बैलेंस शीट की तरह ही पहले प्रीवियस ईयर का डेटा, देन करंट ईयर का डेटा, देन एब्सोल्यूट चेंज और देन परसेंटेज चेंज, और इसी तरीके से आप उनका परसेंटेज के अकॉर्डिंग कैलकुलेशन करते जाते हैं और हर आइटम को उसके अकॉर्डिंग शो करते चलते हैं। तो आप बैलेंस शीट के साथ साथ स्टेटमेंट ऑफ P&L का कंपैरेटिव स्टेटमेंट भी प्रिपेयर कर सकते हैं। क्वेश्चन किसी से भी आ सकता है, बैलेंस शीट से भी और स्टेटमेंट ऑफ P&L का। मोस्ट ऑफ द टाइम स्टेटमेंट ऑफ P&L का क्वेश्चन आपको एग्जाम में मिलता है, लेकिन हम ऐसा बोलते नहीं है कि वो यही मिलेगा, कोई सा बैलेंस शीट से भी कंपैरेटिव आ सकता है और स्टेटमेंट ऑफ P&L। तो एक स्टेटमेंट ऑफ P&L का भी क्वेश्चन मैं आपको कल बता दूं, ठीक है? अदरवाइज ये चैप्टर बहुत इजी है, आप इजीली सभी कर लेंगे।